या जो जहरीले सांप हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है और अलग अलग टाइप के उनके जो वेनम होते हैं, उनके जहर होते हैं, उन्हीं के बारे में देखना है। तो सबसे पहले इनकी फैमिलीज देख लीजिए, क्योंकि फैमिलीज से ही इनको अलग अलग जो है डिवाइड करते हैं हम लोग। एक तो है कोलुब्राइडी, ये जो फैमिली होती है ये हार्मलेस होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैमिली जो है इलेपिडी। अब इलेपिडी फैमिली जो है इसके अंदर जो है दो तरीके के स्नेक्स आते हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, वेनमस हैं, जहरीले हैं। इसको आमतौर से इलेपिडी फैमिली में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है इस फैमिली का, ये तो हार्मलेस है, इसके बारे में कुछ नहीं करना है ना। ये जो है इलेपिडी, इस फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर जो है वो कोबरा है। कोबरा है और दूसरे जो है इससे अलाइज और दूसरे लोग भी आते हैं। मेन अब इसमें देखिएगा, इसको फर्दर जब हम इलेपिडी फैमिली को क्लासिफाई करेंगे तो इसको दो पार्ट में लेके जाएंगे। यहाँ से इसका सब क्लासिफिकेशन होगा। एक में आता है इलेपिनी यानी टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, जमीन पर रेंगने वाले ना। इसके अंदर आते हैं टेरेस्ट्रियल यानी जमीनी, जो जमीन पर रेंगते हैं, मतलब पानी से इनका लेना देना कुछ नहीं है। और इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो है कोबरा फैमिली से। फर्स्ट किंग कोबरा एंड सेकंड इज कोबरा। और थर्ड और इम्पोर्टेंट, और मैं कह रहा हूँ कि सबसे जहरीला जो आमतौर से गांव में घरों में देखने को मिलता है, कौन सा सांप होता है? छोटा सा होता है बहुत ज्यादा, 1 से 2 फीट 3 फीट, इससे ज्यादा लंबा भी नहीं होता, पतला सा होता है। ये इसी फैमिली में आता है, कोबरा की फैमिली में ही, लैपिनी यानी टेरेस्ट्रियल क्रैट, है ना। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है इस फैमिली के मेंबर ना। किंग कोबरा और कोबरा में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, जो स्पेक्टिकल मार्क्स होते हैं पीछे की तरफ, जब इनका पूरा वो इनके हेड पे हम पीछे की तरफ देखते हैं, तो जो किंग कोबरा होता है उस पे जो ये ना, पहले मैं इसको यू वाला मार्क बोलता था, कुछ इस तरीके का मार्क बना होता है ना। अगर मान लीजिए कि हम यूं करके जब इसको बनाते हैं, तो ये जो मार्क होता है इसको स्पेक्टिकल मार्क बोलते हैं। तो किंग कोबरा पे ये वाला मार्क जो होता है वो एब्सेंट होता है। किंग कोबरा पे स्पेक्टिकल मार्क्स नहीं पाए जाते, जो नॉर्मल कोबरा होते हैं उन पे स्पेक्टिकल मार्क्स ये पाए जाते हैं, उनके हेड पे पीछे की तरफ ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्रैट, और ये बहुत जहरीला होता है, घरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, नॉकटर्नल है, रात को ही ज्यादातर ये शिकार करता है। अब दूसरी फैमिली जो है वो है हाइड्रोफाइनी। हाइड्रो लग गया यहाँ पे, दैट मीन्स कि इनका रिलेशन कहाँ है, वाटर से, सी स्नेक्स जो होते हैं। हाइड्रोफाइनी यानी सी स्नेक्स, ये भी जहरीले होते हैं, मायोटॉक्सिक होता है इनका वेनम। ठीक है, तो ये इनकी फैमिली होगी इलेपिडी की। तीसरी जो फैमिली है वो है, नाम में ही जाहिर है, वाइपराइडी, है ना, यानी जो वाइपर्स होते हैं इसमें, रसेल्स वाइपर है, पिट वाइपर है, बैंड वाइपर है, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके अंडर में आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इलेपिडी फैमिली सबसे खतरनाक फैमिली है हमारे लिए। हाँ, इसमें कोबरा से लेके क्रैट तक सब आते हैं और सी स्नेक्स भी आते हैं। ठीक, अब इनके बीच का डिफरेंस कि कब हम कहेंगे कि वो पॉइजनस स्नेक है, कब हम कहेंगे कि नॉन पॉइजनस है, थोड़ा सा जानना जरूरी है। इनके बीच में, इन दोनों का बीच का ये डिफरेंस है। सबसे पहली चीज जो होती है वो हेड स्केल को देखते हैं। जो पॉइजनस स्नेक होता है उसका जो हेड पे स्केल होते हैं, स्केल का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आउटर कवरिंग होती है, छिलके जिसको हम कहते हैं, जैसे मछलियों में भी पाया जाता है, इस तरीके के जो इनके स्केल होते हैं। ठीक, तो हेड स्केल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होंगे, किसमें होंगे, पॉइजनस स्नेक में, और नॉन पॉइजनस में बहुत बड़े होंगे। ये हेड स्नेक है। लार्ज हेड स्नेक स्केल अगर हमें देखने को मिल रहा है बड़ा बड़ा, तो वो नॉन पॉइजनस की पहचान है, और अगर स्मॉल है, बहुत छोटे छोटे स्केल्स हैं, तो वो पॉइजनस स्नेक। दूसरी चीज आती है बेली स्केल्स, यानी जो पेट पे जो स्केल पाया जाएगा नीचे की तरफ, जब वो रेंगता है जमीन पे, तो जो हिस्सा जमीन से टच हो रहा है उसको बेली कहेंगे। तो बेली स्केल जो होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉइजनस स्नेक में जो बेली स्केल्स होते हैं वो आमतौर से पूरे के पूरे बेली को कवर करते हैं, सिंगल कवरिंग होती है, बहुत बड़े होते हैं। और नॉन पॉइजनस में छोटे होते हैं और एंटायर ब्रेड को वो कवर नहीं करते, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे देखिएगा, है ना। ये पॉइजनस स्नेक है, इसका मान लीजिए कि ये पूरी बेली है,
तो यहाँ से ये शुरू होता है, पूरा का पूरा आके इसको कवर कर लेता है, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो नॉन पॉइजनस स्नेक है, इसमें चलिए यहाँ पे बड़ा बैंड जरूर बना है, लेकिन पूरी बेली को अभी भी कवर नहीं कर रहा है। तो छोटे छोटे स्केल्स और मिलके इस जो पूरी ब्रेड्थ है उसके पेट की, उसको ये कवर कर रहे हैं। तो अगर छोटे हैं और पूरी ब्रेड्थ को वो कवर नहीं कर रहे हैं बेली स्केल, तो वो कैसे होंगे? वो नॉन पॉइजनस होंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा होगा और पूरी जो ब्रेड्थ है बेली की उसको कवर कर रहा होगा स्केल, तो वो पॉइजनस स्नेक होगा। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फैंग्स। फैंग क्या चीज होती है? जहरीले दांत जो होते हैं, जो अलग से होते हैं, हाइपोडर्मिक सिरिंज की तरह होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं ना। फैंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड कैनलाइज। कैनलाइज का मतलब अंदर से खोखले होंगे, और उसी के अंदर जो होता है वो जहर भरा हुआ होता है। और यहाँ पे नॉन पॉइजनस स्नेक में छोटे छोटे होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल टीथ। इस तरीके से पूरा एक शेप बन जाएगी टीथ की। इसमें कोई फैंग्स मार्क नहीं होता, शार्ट एंड सॉलिड। अब हैबिट में जितने भी पॉइजनस स्नेक होते हैं, जितने भी पॉइजनस स्नेक होते हैं, मोस्टली दे आर नॉकटर्नल एक्सेप्ट सी स्नेक। सी स्नेक को अगर आप छोड़ दीजिए तो सब के सब कैसे होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं, रात में शिकार करते हैं यूजुअली ना। और नॉन पॉइजनस के लिए ऐसा कुछ नहीं है सच, क्योंकि वो पॉइजनस होते ही नहीं, तो उनकी हैबिट के बारे में कुछ जानना जरूरी है। अब फैंग्स मार्क देखिए किस तरीके के। अब अगर किसी के सामने, जैसे ये पिट वाइपर का यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखिएगा ये दो बहुत बड़े बड़े नीडल टाइप के सामने की तरफ दांत सिर्फ अपर जा में देखने को मिलेंगे, लोअर जा में नहीं होते, है ना। लंबे होते हैं, कैनलाइज्ड होते हैं, अंदर से पूरा खोखले होते हैं, उसके अंदर जहर होता है। दूसरी चीज, नॉन वेनमस स्नेक में ये फैंग्स मार्क जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं। फैंग्स मार्क जो होते हैं वो एज सच नहीं पाए जाते, बल्कि एक रो होती है टीथ की, जो छोटे छोटे होते हैं। वो पूरे के पूरे इंटायर जो पूरा उसका थ्रोट है, या यूं कह लीजिए जो पूरा माउथ है, उसमें अपर और लोअर लोअर रो होगी, छोटे छोटे दांत उसमें पाए जाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैंग मार्क का प्रेजेंट होना, और हेड स्केल। हेड स्केल अगर छोटा छोटा हेड स्केल है तो वो पॉइजनस स्नेक है, और बड़े हेड स्केल है तो वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। हैबिट्स में पॉइजनस स्नेक जो होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात को वो लोग ज्यादातर शिकार करते हैं। तीसरी चीज आई है वेनम। इनका वेनम कैसा होता है, यानी जहर। तो इसको भी तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक किस फैमिली का रहेगा? इलेपिडी फैमिली में। न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो होता है वो यूजुअली जो होता है वो इलेपिडी फैमिली से रिलेटेड होता है। इलेपिडी फैमिली में कौन सा ग्रुप आ रहा था? कोबरा या उससे जो अलाइड थे ना। तो इसमें बेसिकली जो होगा वो कॉमन कोबरा, किंग कोबरा और क्राइट, ये तीनों ही स्नेक इसमें आते हैं न्यूरोटॉक्सिक में। ठीक, ये तीन स्नेक्स आते हैं। न्यूरोटॉक्सिक वेनम इनका होता है, यानी असर कहाँ पे हो रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका असर हो रहा है। दूसरा आता है वास्कुलोटॉक्सिक। वास्कुलोटॉक्सिक यानी वाइपरिडी फैमिली जो है, यानी वाइपर्स वाले जो लोग हैं इसमें। अब देखिए इसमें रसेल्स वाइपर है, पिट वाइपर है, साई स्केल्ड वाइपर है ना। ये सारे के सारे जो है, यानी जितने भी वाइपर्स होंगे, वाइपर्स, वो सब के सब क्या है? वास्कुलोटॉक्सिक हैं। वास्कुलो और एक आता है मायोटॉक्सिक, यानी जिनका असर किस पे आता है? मसल्स पे। मसल्स पे। और ये जो होते हैं हाइड्रोफाइडी फैमिली के जो जितने भी सी स्नेक्स हैं, यानी मायोटॉक्सिक जो होता है वो कौन सा होता है? सी स्नेक्स। तो इस तरीके से इसकी कैटेगराइजेशन, और यही यही इंपॉर्टेंट भी है कि वेनम किसका किस कैटेगरी में आता है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक है इसमें कोबरा से रिलेटेड फैमिली है, वास्कुलोटॉक्सिक जो है वाइपर्स है, और मायोटॉक्सिक जो होता है वो सी स्नेक्स के आते हैं, इसके सी स्नेक्स के। तो ये इनका कैटेगराइजेशन है। अब देखिएगा इनकी सबसे पहले इनके जो जहर होते हैं उनकी डोज देख लीजिए। फेटल डोज जिसको हम कहते हैं, कोबरा की फेटल डोज जो है वो 15 मिलीग्राम है। कितना है? 15 मिलीग्राम। किंग कोबरा की 12 मिलीग्राम। कॉमन क्रैट 2.5 to 6 मिलीग्राम। अगर यहाँ से सिर्फ फेटल डोज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जहरीला कौन सा होता है? कॉमन क्रैट, अगर देखा जाए। इसके अलावा भी है, जैसे ब्रांडेड क्रैट आता है उसका 10 मिलीग्राम है, रसेल्स वाइपर 40 मिलीग्राम, और साई स्केल्ड 8 मिलीग्राम। ये इनका क्या है? फेटल डोज है सबकी। और ये जो फेटल डोज है ये ड्राइड फार्म में जब इनका वेनम होगा उसकी है। ठीक, ड्राइड फार्म में।
अब दूसरी चीज, अब इनका जो है फैटल पीरियड के हिसाब से आप देखिए तो सबसे जहरीला जो होता है वो कोबरा होता है, 12 to 24 hours। अब इस फैमिली में सब के सब आ जाएंगे जो कोबरा से रिलेटेड हैं। और वाइपर में 1 से 4 दिन यूजुअली इसका फैटल पीरियड माना जाता है ना। और क्रैट का 12 से 24 घंटे। ये इनका क्या है, फैटल पीरियड है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, इंडिया में मोस्टली जो होता है 75 या यूं कह लीजिए कि 80% से ज्यादा जो स्नेक बाइट होती हैं, मोर देन 80% या 75%, वो सब के सब कैसी होती हैं, ड्राई बाइट होती हैं। ड्राई बाइट का मतलब नॉन वेनमस बाइट, यानी इवन अगर वो जहरीला सांप है, वो कैसा है, वो जहरीला है, उसके बावजूद भी जो है ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जितनी बार वो बाइट करेगा उतनी बार उसका जहर निकल के आएगा। तो एक चीज ये भी होती है कि पेशेंट को हमें अश्योर करना होता है कि भाई देखो, मे भी ठीक है, तुम कह रहे हो सांप ने काटा है, पहली चीज तो ज्यादातर अगर दिन में कोई हिस्ट्री लेके आ रहा है तो मोस्टली ये मान के हम चल सकते हैं कि ये नॉन पॉइजनस होगा। अब अगर पॉइजनस है भी, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि वो ड्राई बाइट है या वेनामस बाइट है। और मोस्टली जो है, खास तौर से कोबरा की जब हम बात करते हैं, तो कोबरा की बाइट में ज्यादातर जो बाइट होती है वो यूजुअली ड्राई बाइट होती है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनकी डेथ होती है ऑन द स्पॉट, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होती है, डर की वजह से होती है, ड्यू टू फ्राइट। ड्यू टू फ्राइट उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा इनके अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स देख रहे, साइन एंड सिम्टम्स। ओवरऑल अगर जहर से किसी की भी मौत हो रही है या किसी को किसी भी तरीके का जहरीला जानवर उसने काटा है, आमतौर से हम सांप की बात करें तो उसको कहते हैं हम अफिटॉक्सीमिया। अफिटॉक्सीमिया इसको कहते हैं ना। ये तमाम क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है स्नेक बाइट से, जो वेनम के जरिए उनके जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप होंगे, उसको एज ए होल इसको नाम दिया जाता है ना। तो एक चीज तो ये है कि ज्यादातर जो बाइट्स होती हैं वो कैसी होती है, ड्राई होती है, यानी कि जो वेनम होता है वो इंजेक्ट नहीं कर पाता। अब उसकी बहुत सारी वजह है, अगर कोई लॉन्ग बूट पहने हुए है या फिर कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जो बहुत मोटा हो, तो वहां पे उनका फैंग जो होता है वो पूरी तरीके से जब बॉडी में इंजेक्ट नहीं हो पाता। तो जब इंजेक्ट नहीं होगा तो वहां से वेनम भी बॉडी में एंटर नहीं हो पाता है। अब साइन एंड सिम्टम्स देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या मिलनी चाहिए हमें, फैंग मार्क्स। अब पहचानने का तरीका क्या है, कोई आया स्नेक बाइट लेके, अगर हमने देखा उसको, हम विजुअल सिर्फ हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हमें सिर्फ एक रो मिल रही है टीथ की इस तरीके से, अगर इस तरीके से हमें रो मिल रही है, तो दैट मीन्स कि क्या है, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। क्यों? क्योंकि पॉइजनस स्नेक होगा तो उसमें दो बड़े बड़े जो हैं वो फैंग मार्क्स के निशान हमें देखने को मिलने चाहिए, थोड़ी सी दूरी पे एक दूसरे के, थोड़ा सा एक फिक्स दूरी पे हमें देखने को मिलने चाहिए फैंग मार्क्स। अगर वो हमें देखने को मिले दैट मीन्स कि क्या है, ये वेनमस बाइट हो सकती है। अब कोबरा की बात हम करें, कोबरा की, तो आमतौर से जहां पे भी ये बाइट करते हैं, जहां पे भी ये बाइट करेंगे, तो जो साइट ऑफ द बाइट है वहां पे बहुत छोटा सा रेड कलर का निशान सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, है ना। और जो जहां पे बाइट किया रहेगा वो पूरा एरिया जो होगा कैसा होगा, वहां पे इंटेंस पेन होगा, बहुत ज्यादा। कोबरा बाइट है ना, एट द साइट ऑफ बाइट जो होगा बहुत तेज, यानी बर्निंग पेन जिसको हम कहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जो बाइटन एरिया होगा बहुत ज्यादा टेंडर होगा और वहां पे बर्निंग पेन होगा। अब लोकल नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, और लोकल नेक्रोसिस की वजह से जो एरिया ऑफ बाइट था, जहां पे बाइट किया है वहां पे वेट गैंग्रीन शुरू हो जाए। क्या डेवलप हो गई, वेट गैंग्रीन डेवलप हो गई, और उसमें से एक स्पेसिफिक स्मेल आती, जैसे कोई चीज सड़ रही हो, इस वजह से ना। अब इसके साथ साथ ये तो चलिए ठीक है, एट द साइट ऑफ बाइट वहां पे ये चीज डेवलप होगी, और दूसरे सिम्टम्स क्या आएंगे, वोमिटिंग मिलेगी हमें, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स जिसको कहते हैं, हैवीनेस ऑफ आईलिड्स, यानी उसके जो पलके होंगी वो बोझल हो जाएंगी, गिरती रहेंगी बार बार, है ना। ब्लर्ड विजन, विजन पे असर आ जाएगा, ब्लरिंग ऑफ विजन। खास तौर से अगर माउथ की बात करें तो अराउंड द माउथ पैरेस्थीसिया डेवलप हो जाएगा उसे ना। कुछ नहीं, पूरा कहेगा कि ये सुन्न है उसका पूरा इलाका।
मुंह के आसपास का हेडेक, डिजीनेस, वर्टाइगो, हाइपरसलाइवेशन, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। फिर आगे चल के थोड़ी देर के बाद, या यूं कह लीजिए कि आफ्टर 1 डेज, सपोज दैट एक दिन के बाद की बात है, तो अब धीरे धीरे जो एक्सट्रीमिटीज की मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट आएगा ना, तो अब यहाँ से आ रहा है जो एक्सट्रीमिटीज की मसल्स है, यानी हाथ और पैर की जो मसल्स है वो कैसी हो जाएंगी, कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। अब कमजोर होंगी तो आदमी सही से खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से पैरालिसिस स्टार्ट होती है, और यूजुअली जो पैरालिसिस स्टार्ट होती है फ्रॉम लोअर लिम्स। ठीक है, लोअर लिम्ब से पैरालिसिस स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे ये क्या करती है, ग्रेजुअली ये असेंड करती है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ असेंड करते हैं, और अल्टीमेटली जो है ये रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इसका इफेक्ट आ जाता है पैरालिसिस का। डायफ्राम भी पैरालाइज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, रेस्पिरेट रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस की वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत होने लगती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और पेशेंट की डेथ हो जाती है ना। ये सारी चीज। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी शुरू में ही, कि जो आईलिड्स होती है वो क्या करती है, बार बार वो ड्रॉप करती है, हैवीनेस हो जाती है। तो अब जितने भी न्यूरोपैथिक स्नेक बाइट होती है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब असर आता है, कोबरा बाइट हुई किंग कोबरा या कॉमन कोबरा की, तो वहां पे सबसे एक चीज याद रखने की, जो इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे कॉमनेस्ट एंड अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, कोबरा बाइट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए ना, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, दैट इज टोसिस, दैट इज टोसिस, है ना। ये इसका मैनिफेस्टेशन, कॉमनेस्ट एंड अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन इज टोसिस। तो ये यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, हैवीनेस ऑफ आईलिड्स, ये चीज है। ये हो गया किसका, कोबरा बाइट का। अब सेकंड चीज आती है क्रैट, क्रैट का वेनम। पहली चीज, आमतौर से मोस्टली इंडिया में ये देखा गया कि रूरल एरियाज में जो स्नेक बाइट होती है, ज्यादातर जो है वो क्रैट की बाइट होती है। और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जस्ट लाइक कोबरा बाइट होते हैं, बट जो इफेक्ट जो कोबरा बाइट का बहुत तेजी के साथ आता है, उससे थोड़ा लेस रैपिड इफेक्ट आता है किसका, क्रैट पॉइजनिंग का। क्रैट पॉइजनिंग में भी टोसिस देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्पेजिया होगा, चेस्ट पेन होगा। इसके अलावा क्वेड्री पैरेसिस, यानी कि हाथ और पैर सबके क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, और लास्ट में डेथ हो जाएगी। ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई पर्सन है रात में सोया है, कहाँ पे, फ्लोर पे, फ्लोर पे सोया, और सुबह उठ रहा है, कह रहा है कि उसे अब वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, हाथ और पैर उसके पूरी तरीके से बेजान हो गए, यानी उसको क्या हो गई, क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप हो गई। तो आमतौर से इसको मान लिया जाता है कि स्ट्रोक है, बट ऐसा नहीं है। जब हम गौर से देखेंगे तो हो सकता है कि उसके पैरों में या हाथों पे कहीं पे बाइट का निशान देखें। तो कभी कभी जो क्रैट बाइट होती है ना, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाती है किससे, स्ट्रोक से। क्यों? क्योंकि रात में पेशेंट तो सोया था बहुत सही, बस फ्लोर पे सोया था, और सुबह में उठा तो क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप, यानी उसको पैरालिसिस हो चुकी थी। तो अक्सर ये होता है क्योंकि ये रात में ही हंट करते हैं मोस्टली क्रैट, तो इस वजह से इसकी जो क्रैट की पॉइजनिंग होती है उसको स्ट्रोक से रिजेम्बलेंस दी जाती है, या यूं कह लीजिए कि उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो स्ट्रोक से बनाते हैं। अब आइए वाइपर्स, वाइपर्स, वाइपर्स में जो है लोकल रिएक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी जहां पे वाइपर बाइट होगी, जहां पे वाइपर बाइट होगी वहां पे लोकली क्या होगी, नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है। नेक्रोसिस फर्दर जो डेवलप हो जाती है किसमें, गैंग्रीन में। और ये कोई ना गैंग्रीन इस तरीके की नहीं होती, बल्कि वहां पे क्या होता है, उसमें सीरस फ्लूइड भरा हुआ होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा फ्लूइड देखने को, बड़े बड़े आबले पड़ जाते हैं जहां पे लोकल एरिया जहां पे बाइट किया रहता है वाइपर का। अब दूसरी चीज, यहाँ पे बाइलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग मिलती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग, ये हमें देखने को मिल गई।
बाइलेटरल पैरोटिड सेलिंग। आगे अगर बढ़ेंगे इसी के साथ साथ जो कंजंक्टाइवल एडिमा डेवलप हो जाएगा। दूसरी चीज है पेटिकियल हेमरेज, इसकी बहुत स्पेसिफिक फाइंडिंग है वाइपर्स बाइट में। पेटिकियल हेमरेज होने लगता है। एपिस्टैक्सिस, गम ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, गम से ब्लड आने लगता है। हिमेचूरिया ना। इसके अलावा जो है रेक्टम से या जो बाइट की साइट है वहां से ऊजिंग होती है किसकी, ब्लड की। ये बहुत कॉमन फीचर्स है। लास्ट में क्या डेवलप हो जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर। यानी वाइपर्स क्या थे, ये क्या थे, वास्कुलोटॉक्सिक। ये इसका जो वेनम था वो क्या था, वास्कुलोटॉक्सिक था। तो ज्यादातर हेमोरेजिक फीचर अगर किसी पॉइजन में आपको पूछा जाए कि हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन किस पॉइजनिंग में होगा, तो वो वाइपर्स के पॉइजन में पाया। क्यों, क्योंकि दे आर वास्कुलोटॉक्सिक, उनका डायरेक्ट असर कहाँ पे होता है, ब्लड रिलेटेड ऑर्गन्स पे ना। तो एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप होगा। इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, एलिग्यूरिया है, ओलिग्यूरिया है, एन्यूरिया है ना। इसके अलावा डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी डेवलप हो सकती है। बाद में क्या होगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड शार्ट ना, ये हो जाता है। अब वाइपर की बाइट में डेथ कैसे होती है, तो शुरू में अर्ली फेज में जो डेथ होती है वो ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर। वो सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से हो रही है अर्ली फेज में। और बाद में चल के उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से, और कॉम्प्लिकेशन में लेटर स्टेज में जो डेथ होती है ड्यू टू हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये इस तरीके से। अब आइए सी स्नेक। सी स्नेक यानी सी स्नेक का जो वेनम था, जो जहर था, वो किस पे असर कर रहा है, मसल्स मसल्स मसल। मायोटॉक्सिक था ना, मायोटॉक्सिक ये होता है सी स्नेक, मायोटॉक्सिक होता है। तो जो एक चीज और है, जो सी स्नेक की बाइट होती है वो यूजुअली कैसी होती है, पेनलेस होती है, और लोकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। नो लोकल रिएक्शन, कोई भी लोकल रिएक्शन या स्वेलिंग वहां पे देखने को नहीं मिलती। अर्ली सिम्टम्स में हेडेक होगा। इसके अलावा ऐसा लगेगा कि जबान जो है वो बहुत ज्यादा भारी हो गई है, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, वोमिटिंग होगी पेशेंट को। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि ये मायोटॉक्सिक वेनम है, तो जनरलाइज रेब्डोमायोलिसिस शुरू हो जाती है ना, जनरलाइज रेब्डोमायोलिसिस, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है किसका, सी स्नेक बाइट का। इसमें मसल्स पे खासतौर से कौन से मसल्स, नेक, ट्रंक और जो लिम्स की मसल है, वो कैसी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा टेंडर और पेनफुल हो जाती है ना। चाहे एक्टिव मूवमेंट हो या पैसिव, यानी हाथ पैर वो पेशेंट जो है वो जरा सा भी हिलाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है ना। और बाद में आगे चलकर फिर क्या हो सकता है, पैरालिसिस डेवलप हो सकती है ना। अब इसमें एक चीज और पाई जाती है, ट्रिस्मस। रेब्डोमायोलिसिस में ही एक फीचर है, दैट इज ट्रिस्मस। ट्रिस्मस किसको कहते हैं, टेटेनस की खास पहचान है ट्रिस्मस। सबसे पहला फीचर जो टेटेनस में डेवलप होता है वो ट्रिस्मस का डेवलप होता है। उसको हम कहते हैं लॉक जा, या स्पाज्म ऑफ द जा मसल्स की वजह से जो चीज डेवलप होती है, लॉक जा ना, ये चीज डेवलप हो जाती है। अब क्योंकि मसल्स पे है तो वहां से प्रोटीन निकलेगी, तो जब प्रोटीन निकलेगी तो वो कहाँ से निकलेगी, यूरिन के थ्रू ना, तो मायोग्लोबिनूरिया डेवलप हो जाता है। बाद में चल के क्या हो सकता है, रीनल फेलियर ना, रीनल फेलियर हो सकता है इसमें। तो ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब एक चीज पहले ही मैंने बताई कि अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट की हम बात करें तो स्पेसिफिक एंटी वेनम भी आता है और पॉलीवेनम भी आता है, पॉलीवैलेंट वेनम भी आता है। पॉलीवैलेंट मतलब क्या होता है कि जब हमें ये अंदाजा ना हो कि किस टाइप के स्नेक बाइट है, तो ऐसे में एक जनरल आता है। जैसे हमने शुरू में ही एक चीज पढ़ी थी, यूनिवर्सल एंटीडोट, तो वैसे ही इसका आता है पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम, है ना। जब नहीं पता है किस बाइट से है तो इसी को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, और अगर पता है तो उनका स्पेसिफिक भी आता है, उनका स्पेसिफिक भी आता है एंटीवेनम। तो वो रिकमेंडेड है कि अगर आपको पता है कि किस टाइप की स्नेक बाइट है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइप का एंटीवेनम जो है वो इंजेक्ट करेंगे ना।
पेशेंट को यूजुअली क्या किया जाता है कि अश्योर किया जाता है। पहले देखो क्योंकि ज्यादातर जो डेथ होती है यूज अगर शुरुआत में एट द साइट ऑफ बाइट तो वो ड्यू टू फ्राइट होती है। तो पेशेंट को सबसे पहले अश्योर करना है कि देखो मोस्टली जो हमारे यहाँ बाइट होती है वो नॉन वेनमस होती है, वो जहरीली नहीं होती। और अगर जहर भी है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बाइट में जहर निकले। मोस्ट ऑफ द बाइट्स खासतौर से कोबरा और किंग कोबरा के केसेस में वो ड्राई बाइट होती है। वो कैसी होती हैं? वो ड्राई बाइट होती हैं। वो फैंग मार्क जो जो फैंग होते हैं वो पूरी तरीके से बॉडी में वो इंटर नहीं हो पाते, तो वो वेनम भी नहीं छोड़ते। जरूरी नहीं कि हर एक बाइट जो है वो वेनमस हो। तो ये सारी चीजें जो है वो साथ में रखते हैं। इसके अलावा अगर साथ में जा रहा है पेशेंट तो जैसे फ्लूइड रिसक्सिटेशन करते हैं ना, इसमें प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दे सकते हैं, एल्बुमिन दे सकते हैं, या फ्रेश होल ब्लड अगर अवेलेबल है तो वो भी आईवी के जरिए दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो है डोपामीन दिया जाता है, आईवी डोपामीन भी देते हैं। रीनल फेलियर का अगर केस चल रहा है यानी ओलिगोरिया डेवलप हो रहा है तो हमें क्या करना है? रिहाइड्रेट करना है, रिहाइड्रेट करना है पेशेंट को। ये सारी चीजें हैं इसके मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल हमारे लिए नहीं है ना। बस स्नेक बाइट फैमिली और उसका क्या असर है और कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की, तो सबसे पहली एक्सटर्नल फाइंडिंग क्या मिलेगी? अगर मार्क। जहरीला सांप है तो हाँ, टीथ के मार्क से जो बाइट होती है वहीं से हम पहचानना शुरू कर देते हैं। वेनामस स्नेक है तो वहां पे दो फैंग मार्क्स होंगे, दो फैंग मार्क्स होंगे जो एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे होंगे। अब उसके अलावा आसपास छोटे छोटे दांतों के निशान भी देखने को मिलेंगे। दो जो है वो बड़े दांतों के निशान मिलेंगे जो अंदर तक जो डीप होंगे, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये फैंग मार्क्स है। ठीक, पहली चीज हो जाएगी। और नॉन वेनामस स्नेक है तो वहां पे सिर्फ एक सेमी सर्कुलर बाइट हमें देखने को मिलेगी इस तरीके से ना, दांतों का एक निशान पूरी तरीके से होगा। अब वाइपर की बाइट है, वाइपर की अगर बाइट है तो जो लोकल एरिया होगा जो बाइट मार्क होगा वहां पे सेलुलाइटिस के फीचर्स देखने को मिलते हैं। कैसे? सेलुलाइटिस के। अब दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे सेलुलाइटिस डेवलप हो जाएगी और साथ ही साथ हेमोरेजिक फीचर यानी पिटिकियल हेमरेज हमें ज्यादातर खासतौर से यूरिनरी ब्लैडर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां पे पिटिकियल हेमरेज मिलेंगे। रीजनल लिम्फ नोड जो होगा वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा स्वेलन होगा और वहां से भी ब्लड जो है ऊज करता हुआ दिखाई देगा। और लास्ट में जो इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस ये भी डेवलप हो सकती है। और तमाम इंटरनल ऑर्गन्स जो होंगे वो कैसे होंगे? दे आर कंजेस्टेड। ठीक। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में स्नेक बाइट किस तरीके की बाइट है? पॉइजनिंग इज यूजुअली एक्सीडेंटल। भाई जानबूझ के कोई थोड़ी नहीं कहेगा कि हाँ साहब मुझे काट ना। तो यूजुअली क्या होता है? एक्सीडेंटल बाइट होती है। जितनी भी पॉइजनिंग होती है ये एक्सीडेंटल होती है। और ज्यादातर उन लोगों में होती है जो लोग जंगलों में जाते हैं या खेतों में बेयर फुटेड काम कर रहे होते हैं, उन लोगों में बाइट ज्यादा होती है। और रूरल एरियाज में ज्यादा कॉमन इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब क्या चीजें स्नेक बाइट का जब हम ट्रीटमेंट कर, क्या चीज कंट्रा इंडिकेटेड है स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में? क्या चीज कंट्रा इंडिकेटेड है? सबसे पहली चीज जो कंट्रा इंडिकेटेड दैट इज इंसिजन ओवर द बाइट। इंसिजन ओवर द बाइट। स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में आमतौर से गांव में क्या चलता है कि जहां पे बाइट है उसको सबसे पहले क्या कर दिया जाए? एक ब्लेड से या आपके पास कोई दूसरा धारदार चीज हो तो उससे पहले उस पे निशान लगा के कहते हैं इसको कट कर दो, ब्लड पूरा का पूरा निकल जाए। नहीं है, उससे क्या होगा? फर्दर दिक्कत ये हो जाएगी, अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो पेशेंट जो है वहीं पे साथ में चला जाएगा, डेथ हो जाएगी ना। तो इसलिए इस चीज को मना किया जाता है। क्या किया जाता है? मना किया जाता है कि जो बाइट का एरिया है उसको इंसाइज ना किया जाए ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मना की जाती है? माउथ सक्शनिंग। लोग होते हैं ना, फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है कि जो बाइट वाला एरिया होता है लोग वहां क्या करते हैं? माउथ से सक्शन के जरिए क्या करते हैं? कहते हैं जहर को चूस रहा है, निकाल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या पता अगर मान लीजिए उसको कोई डेंटल एलिमेंट है, सामने वाले पर्सन को उसको दांत में कोई खराबी है या उसका ओरल म्यूकोजा डैमेज है किसी वजह से, तो पता चला कि उसी का काम हो गया। वो चला था किसी और को बचाने, अब उसको खुद नहीं वो बच पा रहा है। तो ये भी मना किया जाता है। और दूसरे टर्निकेट जो लिम्स पे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमल टू द बाइट, मान लीजिए अगर हील्स पे कहीं पे बाइट किया है तो लोग क्या करते हैं? थाइस पे क्या करते हैं? कहते हैं कि टर्निकेट बांध दो। ये भी गलत है। लोकल एरिया में क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है इस्चीमिया या नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगी अगर बहुत तेज जो है टर्निकेट।
टर्निकेट बांधने का सबसे अच्छा तरीका जो बताया गया है कि है ना, प्रेशर लगाया जाए लेकिन एक लिमिट में, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रेशर को रिलीज कर देना चाहिए, ताकि जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे, वो क्या करे, वो मेंटेन रहे ना। दूसरी चीज, स्नेक बाइट को हमेशा मैनिपुलेट नहीं करते, मैनिपुलेशन से बचना है, यानी कि जो लोग करते हैं कि स्नेक बाइट को कभी भी साबुन से और पानी से नहीं धुलना चाहिए। क्या करना चाहिए, नहीं धुलना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो मैंने कहा ना, टर्निकेट टेस्ट कंटिन्यूअस नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं, प्रेशर इमोबिलाइजेशन, यानी लाइगेचर प्रेशर जो है वो हल्का रखते हैं, हल्का रखते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रेशर को रिलीज भी करते रहते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। अब मान लीजिए एक चीज, एक साइन रह गई थी, ब्रोकन नेक साइन। ब्रोकन नेक साइन किस तरीके की पॉइजनिंग में देखने को हमें मिलता है, तो कोबरा की बाइट में, कोबरा की बाइट में ब्रोकन नेक साइन देखने को मिलती है, यानी जो नेक है ना, नेक की मसल जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है सामने की तरफ, गर्दन क्या होती है, एक तरफ को झुक जाती है पूरी तरीके से, यानी कि ऐसा लगता है जैसे गर्दन टूट गई। तो ना, उसको कहा जाता है ब्रोकन नेक साइन, और कोबरा बाइट में ये देखने को मिलता है हमें। ठीक, अब इसके बाद आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजन है, ओपियम, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नारकोटिक पॉइजन्स में आता है, अफीम के नाम से ये बहुत ज्यादा जाना जाता है ना। खास तौर से ये क्या है, ये स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट है। नारकोटिक पॉइजन्स का मतलब क्या है, स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट। स्लीप इंड्यूसिंग है, या इसी को हम क्या कहते हैं, नारकोटिक्स, है ना, नारकोटिक सब्सटेंस ये होता है। ऑपियम है, किससे ड्राइव किया जाता है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। और इसका जो कॉमन नाम है वो है पॉपी, अफीम, है ना, मादक, या इसको चांडू भी कहते हैं। इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है, ओपियम का जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो क्या होता है, मिल्क जो मिल्क होता है। उसका, हाँ, मिल्क, आप चलिए अपनी जबान में हमने कह दिया, उसको लेटेक्स हम लोग कहते हैं आमतौर से ना, लेटेक्स जूस, वो वही चीज है जिसको आप मिल्क कह रहे हैं, वो लेटेक्स जूस होता है, यानी अनराइप फ्रूट कैप्सूल, जो इस तरीके का कुछ होता है ना, ग्रीन कलर का। तो इस पे क्या करते हैं, पहले इस तरीके से इस पे निशान लगाया हाँ। जाता है शाम के वक्त, और इसी से जो लेटेक्स जूस है वो निकलता रहता है, निकलता रहता है, सुबह में फिर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये चीज जो होती है, यही जो है इसका टॉक्सिक पार्ट है, टॉक्सिक पार्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेटेक्स जूस, है ना। और एक चीज इससे और इस्तेमाल में लाई जाती है बहुत ज्यादा, और हम लोग एज ए यूनानी फिजिशियन हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लिनिकल सेटअप में भी बहुत यूज किया जाता है, खास तौर से नजला या खांसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। खसखस। हाँ, खसखस, जो इसका सीड है, पॉपी सीड, खसखस। खसखस, है ना। और वो इवन कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो वो क्या है, वो नॉन पॉइजनस होता है ना। टॉक्सिक पार्ट क्या है इसका, अनराइप फ्रूट कैप्सूल एंड लेटेक्स जूस। अब इसमें जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इसमें प्रिंसिपल अल्कलाइड्स पाए जाते हैं, जिनको मेनली जो है ब्रॉड कैटेगरीज की हम बात करें तो दो ब्रॉडर कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। एक तो है फिनांथ्रीन डेरिवेटिव्स ना, फिनांथ्रीन डेरिवेटिव्स। फर्दर जब इसको क्लासिफाई हम करेंगे तो नेचुरल अल्कलाइड्स, उसमें मार्फिन है, कोडीन है, थीबेन है। सेमी सिंथेटिक अपॉइड्स, हाइड्रोमार्फोन और डाइएसिटाइल मार्फिन। सिंथेटिक अपॉइड्स जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, इससे मेथाडोन, फेंटानिल। फेंटानिल का इंजेक्शन यूजुअली सर्जरी वाले ज्यादा यूज करते हैं। पेंटाजोकेन है, लोकल एनेस्थेटिक है। ट्रामाडोल आपको पता है सेंट्रली एक्टिंग या ओपाइड एनाल्जेसिक के तौर पे इसको यूज किया जाता है ना। तो ये एक्टिव प्रिंसिपल है फिनांथ्रीन डेरिवेटिव। सेकंड जो डेरिवेटिव इसका है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। इसका कोई ये जितने एक ही ये फिनांथ्रीन डेरिवेटिव जो है, इन सब का असर कहाँ पे आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आता है सबका ना। दूसरा जो है बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव, जिसमें पेपेवरिन और नास्कापिन। अब ये जो है इनका बहुत ज्यादा जो है सीएनएस इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना। तो ये कहाँ पे असर करते हैं, ओपॉइड पॉइजनिंग कह लीजिए, या जो ओपॉइड्स होते हैं या ओपियम प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर से ये फिनांथ्रीन डेरिवेटिव्स, ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं ना, अपॉइड्स जो होते हैं। तो सीएनएस पे ये एक्ट करता है, और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ से होता है, कि लीवर में, इसका लीवर में होता है।
यूजुअली इसका रूट ऑफ इंटेक क्या है, कहाँ से लिया जाता है? तो बहुत सारे इंटेक है, उसको देख लीजिएगा ना। एक तो स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग क्या करते हैं, जो वही मेरे ख्याल से इसको उर्दू में अगर नाम लिया जाए तो नशूक जिसको हम कहते हैं। नशूक क्या चीज होती है? यार आप लोग तो टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, अब अदविया का शुरू का ही पार्ट है। snoring. नशूक Uh, ना, वो होता है ना नशूक, सुड़कना जिसको कहते हैं। तो यूजुअली इसमें क्या किया जाता है, नशूक या यूं कहिए स्नॉर्टिंग जो होती है, आप जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, है ना, हाथों में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, उसमें रख के ना नाक के जरिए उसको खींचते हैं। तो वो चीज सुना। स्मोकिंग कॉमन है। इसके अलावा आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से है, और साथ ही साथ का इसको जो है, जो एडिक्टेड लोग होते हैं वो कोकेन के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कोकेन के साथ मिक्स, जब कोकेन के साथ इसको मिक्स करते हैं तो इसको कहा जाता है स्पीड बॉलिंग। इसका नाम दे दिया गया स्पीड बॉलिंग, कोकेन के साथ जब हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसकी फेटल डोज यहीं पे देख लीजिए, ओपियम की फेटल डोज कितना होती है, 2 ग्राम होती है। मॉर्फिन की 200 मिलीग्राम। और कोडीन की वो 50 मिलीग्राम है। फेटल पीरियड 6 से 12 घंटे का है, 6 से 12 घंटे का है। ओपियम पॉइजनिंग की डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम किससे किससे करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट है, तो सबसे पहली चीज जो होती है इसकी पॉइजनिंग की, जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वो इंट्रा सेरेब्रल या इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज। मेटाबॉलिक कंडीशन की बात करिए तो इसमें जो है यूजुअली ना डायबिटिक कोमा और यूरेमिक कोमा, उससे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम बनाते हैं। डायबिटिक कोमा। सीएनएस इन्फेक्शन में जैसे मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, या सेरेब्रल मलेरिया है ना। एक नाम आता है डर्क ग्रेनुलोमा। आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने? malaria में वेरी गुड, है ना। तो ये जो सेरेब्रल मलेरिया होती है इसमें जो है उसके ब्रेन में ये चीज डेवलप हो जाता है, डर्क ग्रेनुलोमा ये पाया जाता है वहां पे। तो याद आ गया था अचानक से। तो बस, है ना। इसके अलावा जैसे हीट हाइपर पायरेक्सिया है, उससे भी इसका कर लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस तरह। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स अलग अलग स्टेज में, 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया जाता है, 3 स्टेज में। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ स्ट्यूपर एंड स्टेज ऑफ नार्कोसिस या कोमा। तो क्लिनिकल फीचर एक्साइटमेंट में क्या होता है, वेल बीइंग, बहुत खुश, मतलब सब कुछ सही है ना, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। सेंस ऑफ वेलबींग, हेलुसिनेशन, अलग ही अपनी दुनिया में जी रहा है ना। चेहरा एकदम टिमटिमाया रहेगा खुशी से। टैकीकार्डिया, हाँ, हार्ट रेट जो है वो कैसा रहेगा, वो इंक्रीज्ड, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ये तो एक्साइटमेंट था, इस वक्त सब कुछ सही लग रहा है। दूसरा चीज, अब इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जो है पेशेंट जो है अनकॉन्शियस स्टेट में जाना शुरू कर देगा। उसको कहते हैं स्टेज ऑफ स्ट्यूपर। हेडेक, नाजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, साथ ही साथ बार बार उसे नींद, या बहुत ज्यादा बहुत तेज के साथ उसको क्या आएगी, नींद आएगी। प्यूपिल्स क्या होंगे, कंट्रैक्टेड, पिन पॉइंट प्यूपिल। पिन पॉइंट प्यूपिल ये ओपियम पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। प्यूपिल्स है ना कंस्ट्रिक्टेड या कंट्रैक्टेड। लिप्स और फेस कैसे होंगे, साइनोज्ड होंगे। पल्स और रिस्पायरेशन इस वक्त नॉर्मल होगा। इस एक्साइटमेंट में क्या हो रहा था, टैकीकार्डिया डेवलप हो रही थी, लेकिन स्टेज ऑफ स्ट्यूपर यानी अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में जब पेशेंट पहुंचने लगता है तो उस वक्त उसका पल्स और रिस्पायरेशन जो है ये ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। तीसरा स्टेज जो होता है दैट इज नार्कोसिस या कोमा का जो स्टेज, कोम लिखा है यहाँ पे, ये कोमा है ना। तो अब यहाँ पे मसल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एकदम फ्लैसिड, रिलैक्स, हाथ पैर चारों तरफ फैला के पड़ा हुआ है ना। फेस कैसा होगा, एकदम पेल, सफेदी माई ना। रिफ्लेक्सेस, तमाम रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे क्या होंगे, एब्सेंट, क्योंकि सीएनएस डिप्रेसेंट है ये ना। तो रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। स्किन कैसी होगी, ठंडी एकदम, और बहुत ज्यादा परस्पायरेशन या एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। पिपिल्स कैसी हैं, पिन पॉइंट है। हाइपोटेंशन डेवलप होगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगी। रिस्पायरेशन बहुत स्लो हो जाएगा, 4 to 6 ब्रेथ पर मिनट। कितना,
4 से 6 ना। दूसरी चीज, जो इंस्फिंक्टर की टोन होगी वो बढ़ जाएगी। अब अगर इंस्फिंक्टर की टोन बढ़ जाए तो क्या कंडीशन डेवलप होगी? मोशन। ब्लैडर की बात करूं, टोन अगर बढ़ जाए तो याद रखिएगा, जब भी किसी की टोन इंक्रीज होगी तो वो रिटेंशन का काम करेगा, यानी कुव्वते मासिका जो है वो बढ़ जाएगी। इंस्पेक्टर की टोन बढ़ गई ना, तो वो क्या करेगा, वो कंट्रैक्टेड रहेगा। जब कंट्रैक्टेड रहेगा तो यूरिन नहीं निकल के बाहर आ पाएगा। या अगर एनल इंस्पेक्टर की आप बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, स्टूल पास नहीं हो पाएगा। जब टोन इंक्रीज रहेगी, जब वो फ्लैसिड होती है, रिलैक्स होती है, तब जाके यूरिनेशन का प्रोसेस वो पूरा होता है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर टोन बढ़ी हुई, दैट मीन्स की रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, स्टमक वाश या गैस्ट्रिक लवाज जो करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज कैसे करेंगे? इसमें 1:5000 का रेशियो में लेंगे, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन ना। गैस्ट्रिक लवाज किससे कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट से। K2MnO4, ये इसका फार्मूला है। ठीक, 1:500 की 5000 की इसकी स्ट्रेंथ होगी। इससे इसका क्या करेंगे? गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। इसके अलावा इसका जो एंटीडोट क्या होगा? एंटीडोट सबसे पहले हमने एक पूरा अलग से टेबल ही बना रखा था। ओपियम पॉइजनिंग में अफीम का जो एंटीडोट होता है वो नैलोक्सोन होता है। क्या होगा? नैलोक्सोन, सॉरी, है ना। नैलोक्सोन इसका क्या है? एंटीडोट होता है। इसको क्या करते हैं, 0.4 to 2 मिलीग्राम की डोज में हर 2 से 3 मिनट पे दिया जाता है। आईवी या आईएम इसको देते हैं ना। तो ये इसका एंटीडोट है, स्पेसिफिक एंटीडोट है ऑपियम पॉइजनिंग का, ये याद रखिए। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑपियम पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने के लिए 2-3 टेस्ट है। एक तो सबसे पहला टेस्ट जो है, नाम सिर्फ याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना है। कोई आपसे प्रोसेस नहीं करवाएगा, प्रैक्टिकल वाइवा नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम, मार्कीज टेस्ट ना। ऑपियम पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा टेस्ट जो है मेंडेलिन टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो है वो मेंडेलिन टेस्ट होता है। और एक टेस्ट और, माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट। माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट, ये 3 टेस्ट किया जाता है। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग की अगर हम बात करें, पोस्टमार्टम फाइंडिंग में सबसे पहली चीज, अफीम की जो स्पेसिफिक स्मेल है, हमने तो नहीं जानते कैसी स्मेल है, बहरहाल जो उसकी स्पेसिफिक स्मेल है वो आएगी ना। साइनोसिस डेवलप हो जाएगी, साइनोसिस डेवलप हो जाएगी। और जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग होगी वो कैसी होगी? पर्पल या ब्लैकिश कलर की। पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो होगी वो पर्पल या ब्लैकिश कलर की। पर्पल है, ब्लैकिश। नॉस्ट्रिल से फ्राग निकलती हुई मिलेगी। प्यूपिल्स कैसी होंगी? प्यूपिल्स पिन पॉइंट। पिन पॉइंट, या यूं कहिए कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड होंगी ना, कंस्ट्रिक्टेड। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट था, तो उसके हाथ पैर में कहीं ना कहीं पे नीडल के मार्क्स या नीडल के ट्रैक्स आपको लगातार, क्योंकि अगर वो मान लीजिए खुद से ही, ज्यादातर जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं वो खुद से ही इसको इंजेक्ट करते हैं, तो उसके हाथ पे आपको फोर आर्म पे कहीं ना कहीं नीडल का ट्रैक देखने को मिलेगा एक्सटर्नल फाइंडिंग में। इंटरनल फाइंडिंग में सेरेब्रल एडिमा, क्या मिलेगा? सेरेब्रल एडिमा मिलेगा। ब्लड जो होगा वो बहुत डार्क कलर का होगा। तमाम आर्गन्स, जितने भी आर्गन्स है वो कैसे होंगे? वो कंजेस्टेड होंगे, है ना, वो कंजेस्टेड होंगे। ठीक, ये चीज हो गई। सबसे कॉमन फीचर ऑपिएट पॉइजनिंग का, इतने सारे फीचर्स तो हमें मिल गए, लेकिन मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ऑपिएट पॉइजनिंग,
रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है सबसे पहले उसी पे अफेक्ट इसका होता है, वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो क्या हमें देखने को मिलेगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। ना, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। एंटीडोट क्या है इसका, नैलोक्सोन है। मार्कीज टेस्ट कर लेते हैं और मेंडेलिन टेस्ट और माइक्रोक्रिस्टलाइन टेस्ट, ये तीन तरीके का टेस्ट करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है मुझे, पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्या चीज, इससे पहले क्या है या आपकी बुक में क्या होगा, ढूंढिएगा आप लोग, सब लोग समझ लीजिए कि एक तरीके का ये होमवर्क है कि मोस्ट आइडियल, या यूं कह लीजिए कि आइडियल सुसाइडल पॉइजन। अब जो है, पहले तो साइनाइड पॉइजन को माना जाता था, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ मिल रहा है कि इट इज द आइडियल सुसाइडल पॉइजन, दैट इज मार्फिन। मार्फिन, उसके बारे में लिखा है कि जो डेथ होती है वो पेनलेस होती है। कैसी होती है, पेनलेस होती है। तो बहरहाल ये है ये, जरा इसको चेक करिएगा कहीं किसी और बुक में, अगर आपके पास कोई इवन रोम्स हो तो उससे जरा इसको मिलाइएगा, मार्फिन पॉइजनिंग क्या सही दिया है। ठीक है, तो ये हो गया ओपियम पॉइजन से। अब दूसरी एक चीज है इनेब्रियंट्स, यानी अल्कोहल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अल्कोहल हिंदुस्तान में सबसे आम चीज है एक तरीके से, अगर बात कर लीजिए इस पे कोई एक्साइज ड्यूटी भी बहुत ज्यादा नहीं लगती। और जो नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसके अंडर में भी अल्कोहल को नहीं रखा गया। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि इंडिया में जो लीगल एज है अल्कोहल कंज्यूम करने की, वो 25 ईयर्स दी हुई है ना। क्या दी हुई है, 25 ईयर। और ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल मेनली ये कहाँ पे एक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है या डिप्रेस करता है, डिप्रेस एक्टिवेट। करता है। सीएनएस डिप्रेसेंट है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है ये, डिप्रेस कर देता है ना। और अगर हम बात करें कि अल्कोहल जो है स्मॉल डोजेस में अगर कोई ले रहा है तो वो डायाफोरेटिक भी होता है और एपेटाइजर भी है, यानी कि भूख को बढ़ाता है। तो अगर हल्के अमाउंट, मतलब स्मॉल अमाउंट में कोई इसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसकी भूख को बढ़ा देता है, वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं। इसका अल्कोहल में जैसे ये होता है, दो तीन तरीके का है। एक तो होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की बात होगी, तो उसमें जो है 99 to 100% जो है इथेनॉल होता है। बहुत ज्यादा अगर होगा, बहुत ज्यादा होगा तो 1% पानी हो सकता है, वरना वो भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। दूसरा होता है मिनरलाइज मेथाइलेटेड स्पिरिट, डीनेचर्ड अल्कोहल, जो होता है 90% एथेनॉल होता है, और इसके अलावा 9.5% जो होता है वो मेथनॉल होता है, और 0.5% पायरिडीन होता है ना। तो ये एक सर्जिकल स्प्रिट आती है जिसमें 95% क्या होता है, इथेनॉल होता है, और 5% मेथनॉल होता है। सर्जिकल जो डीनेचर्ड होती है, तो उसमें जो है नशा बहुत कम होता है। तो ये सारी चीजें इसकी हो गई। अब इसमें देखते हैं इसका जो क्लिनिकल फीचर है, इसका जो है क्लिनिकल फीचर्स क्या कहता है। इसका भी तीन स्टेज होता है। पहला स्टेज जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, आपको पता होगा, मतलब अगर आपने देखा होगा कहीं पे, तो कैसे कैसे शुरू होता है, तो जब ब्लड लेवल, किस चीज का, एथेनॉल का या अल्कोहल का जो ब्लड लेवल होता है वो कितना होता है, 50 to 150 मिलीग्राम %। इस वक्त जो क्लिनिकल फीचर डेवलप होंगे वो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के, एक्यूट पॉइजनिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट क्या होगा, यूफोरिया, यानी यूफोरिया को कहते हैं सेंस ऑफ वेल बीइंग, सब कुछ सही लगेगा। सेंस ऑफ वेल बीइंग ना, आज खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, कोई डर नहीं है, शेर के सामने भी कूद जाए, कूदा भी था एक दिल्ली में, आप लोगों ने देखा होगा उसको। और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, कुछ भी कर सकता है सामने वाला पर्सन। लेकिन एक चीज की दिक्कत होगी, दिखेगा कम, विजुअल एक्टिविटी जो उसकी कम हो जाएगी, जजमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो जज नहीं कर पाएगा। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट की बात हो रही है इस वक्त, है ना। अब इसी में एक चीज और होती है ना,
कहते हैं कि शराब अगर किसी को पिला दो तो उससे जो चाहो हकीकत उगलवा लो। इन वाइनो वेरिटास उसको कहते हैं, एक टर्म है, लैटिन वर्ड है। इन वाइनो वेरिटास, इसके माने क्या है? इसके माने इन वाइन देयर इज ट्रूथ, यानी जो सीक्रेट है वो निकलवा लीजिए उसको शराब पिला के। जब वो कॉन्फिडेंस में आ गया वो हर एक चीज बता देगा ना। उस विजुअल एक्विटी कम हो गई, थोड़ा सा रिकॉल मेमोरी भी खराब हो जाती है, वो पीछे की चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाता, लेकिन सच अगर उगलवाना है तो थोड़ा सा शराब पिला दीजिए, बता देगा। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो स्टेज ऑफ इन कोऑर्डिनेशन। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब वो अपने आप में नहीं रहेगा, जब ब्लड लेवल जो है 150 टू 250 मिलीग्राम परसेंट हो जाता है। कितना? 150 टू 250 मिलीग्राम परसेंट अल्कोहल का ब्लड लेवल हो गया तो अब यहाँ पे क्या क्या फीचर डेवलप होंगे? पल्स बहुत तेज हो जाएगी, फ्लशिंग फेस पे देखने को मिलेगी ना। प्यूपिल्स कैसी होंगी? डायलेट हो जाएंगे। ऑपियम पॉइजनिंग में कंस्ट्रिक्टेड थी, यहाँ पे डायलेटेड प्यूपिल्स। नाजिया एंड वोमिटिंग डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाजिया एंड वोमिटिंग। पेशेंट जो है बहुत ज्यादा स्लीपी हो जाएगा। पल्स रैपिड है, जो टच है, टेस्ट है, स्मेल है या हियरिंग का जो सेंस है वो धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। हाइपोथर्मिया डेवलप हो जाएगी। अल्कोहल की ब्रेथ स्मेल आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये सारी चीजें जो है स्टेज ऑफ इन कोऑर्डिनेशन में आता है। दूसरे क्या होगा? इन कोऑर्डिनेशन की खास बात क्या है? सामने चलेगा तो दो कदम आगे दो कदम पीछे, बीच में झटका, मतलब कहने का मतलब सीधे नहीं चल पाएगा, सीधे नहीं चल पाएगा। और बोलने में भी अल्ट्रेशन, स्पीच में भी अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, सही से वो अल्फाज नहीं निकाल पाएगा, अल्ट्रेशन इन स्पीच। और अगर उसे कोई चीज आप पकड़ाने की कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मली पकड़ ले, तो ऐसा नहीं है, दाएं बाएं करके बड़ी मुश्किल से वो चीज को ग्रेस्प कर पाएगा। तो ये सारी चीजें क्या इन कोऑर्डिनेशन का पार्ट होती हैं, जब ब्लड अल्कोहल लेवल 150 टू 250 मिलीग्राम परसेंट आएगा। तीसरी चीज जो आती है, अब एक्सट्रीम है, जब बहुत ज्यादा ब्लड लेवल हो जाए किसका? अल्कोहल का, यानी मोर देन 250 मिलीग्राम परसेंट, तो उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ कोमा। मोर देन 250 मिलीग्राम परसेंट। अब यहाँ पे क्या डेवलप होगा? स्पीच एकदम बेकार हो जाएगी, अल्फाज समझ में ही नहीं आएंगे ना, थिक एंड स्लर्ड स्पीच। दूसरा गेट जो है एकदम खराब, लड़खड़ाएगा, गिर जाएगा, उठेगा फिर गिर जाएगा। शराबियों को आप लोगों ने देखा होगा जरूर कहीं ना कहीं रोड पे ना। रैपिड पल्स होगी, हाइपोथर्मिया रहेगा, प्यूपिल्स जो है वो कैसी हो जाएंगी? अब कंट्रैक्टेड हो जाएंगी। स्टेज ऑफ इन कोऑर्डिनेशन में प्यूपिल्स क्या थी? डायलेटेड थी। यहाँ पे प्यूपिल्स कैसी मिलेगी? कंट्रैक्टेड यानी कंस्ट्रिक्टेड ना। और साथ ही साथ एक चीज, अल्कोहल गेज निस्टैगमस इसको कहते हैं, अल्कोहल गेज निस्टैगमस। यानी कि आंखों से उसको जो है विजुअल एक्टिविटी उसकी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। अब एक चीज और यहीं पे देख लीजिए, एक साइन है जिसको हम कहते हैं मैकीवान साइन। यार क्या चीज है, मैकीवान साइन। ये क्या होता है? ये मैकीवान साइन क्या है? प्यूपिल्स जो है डिप्लोपिया, जो अल्कोहल गेज निस्टेगमस का ही वो चीज है। डिप्लोपिया डेवलप हो रहा है, डबल विजन। प्यूपिल्स क्या होंगी? शुरू में कंस्ट्रिक्टेड होंगी। प्यूपिल क्या होंगी? कंस्ट्रिक्टेड होंगी। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर उसको थप्पड़ मार दीजिए आप, उसको क्या करिए, थप्पड़ मार दीजिए या जोर से पिंच करिए, तो क्या होगा? वो डायलेट हो जाएंगी। प्यूपिल्स क्या होंगी? डायलेट हो जाएंगी। थप्पड़ पड़ने के बाद वो डायलेट हो जाएगी, फिर बहुत धीरे धीरे फिर से वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। बहुत धीरे धीरे स्लो रिटर्न होता है, उसको कहते हैं मैकीवान साइन। अच्छा, ये मैकीवांस है। एक साइन और होती है इसी के नाम में, थोड़ा सा फर्क है, मैकवेन साइन। कहीं पढ़ा है? पीएम में। हाइड्रोसिफाइलस में पाया जाता है। अब ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या चीज होती है। हाइड्रोसिफाइलस में आप देखेंगे तो सनसेट साइन और मैकवेन साइन, ये दो साइन जो है वहां पे मिलती है। और मैकीवांस जो है ये मिलती है आपको किसमें? अल्कोहल में, स्टेज ऑफ कोमा में, थर्ड स्टेज में। ठीक, ये चीजें हो गई। अब जब रिकवरी होती है, यूजुअली डेथ इतनी जल्दी इसमें नहीं होती ना। अब रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे रिकवरी होती है, और डिपेंड किस पे करती है? कितना क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम किया गया है ना।
तो रिकवरी हो जाती है यूजुअली। तो रिकवरी जब भी होती है तो जो पर्सन होता है, जो ड्रिंकर होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है किस चीज का, ब्लैक आउट का। यानी वो एंटेरोग्रेड एमनीजिया जिसको कहते हैं, टेम्परेरी एंटेरोग्रेड एमनीजिया। वो थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें जो है वो ड्रिंकिंग सेशन में क्या हुआ था उसको, वो चीज वो भूल चुका होता है। उसे पता ही नहीं कि वो ड्रिंक करने के बाद उसने क्या क्या किया है। इसको कहते हैं क्या, एंटेरोग्रेड एमनीजिया। यानी ये टेम्परेरी ब्लैकआउट जरूर होता है ना। और कुछ लोगों में ये भी होता है कि रिकवरी के बाद बहुत देर तक, 8 से 2 घंटे तक पेशेंट क्या रहेगा, डिप्रेशन टाइप के फीचर में रहेगा, नाजिया होगा, हेडेक होगा, लो मूड होगा। उसको कहते हैं अल्कोहल हैंगओवर। अब फेटल डोज एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर, यानी जिसमें 99 to 100% जो अल्कोहल है, तो 150 to 250 ml अगर 1 घंटे के अंदर उसने कंज्यूम कर लिया एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो वो फेटल डोज हो जाती है, वो डेथ हो जाती है। और यूजुअली जो नॉर्मल कंजम्पशन होता है उसमें डेथ वगैरह नहीं होती, रिकवरी इज द रूल, है ना। फेटल पीरियड कितना है, 12 से 24 घंटे का है। कितना है, 12 से 24 घंटे का है। अब इसमें एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, हॉलीडे हर्ट सिंड्रोम। हॉलीडे हर्ट सिंड्रोम, बेसिकली ये क्या होता है, वीकेंड पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, कि चलो हफ्ते भर नहीं पियेंगे, एक ही दिन पियेंगे। और जब उसे एक दिन पीते हैं तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। उसके नतीजे में उनको जो है कार्डियक एरिथमिया डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप होती है, ये कॉम्प्लिकेशन है ना। जब हैवी ड्रिंकिंग कर लेता है, एक ही दिन बैठ के क्या करेगा, बहुत हैवी ड्रिंक कर लेगा, तो ऐसे में जो कार्डियक फीचर डेवलप हो जाते हैं, खास तौर से कार्डियक डिसएरिथमिया। और उसमें भी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एट्रियल फिब्रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम में। ये डेवलप हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है, जिसको कहा जाता है हैवी ड्रिंकिंग के बाद अगर ये कोई एपिसोड हो रहा है तो उसको हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, अल्कोहल के उसमें पैंक्रियाटाइटिस भी कॉम्प्लिकेशन में है ना। पैंक्रियाटाइटिस भी डेवलप हो जाती है। अब आइए इसका क्रोनिक अल्कोहलिज्म। क्रोनिक अल्कोहलिज्म में बस सिर्फ नाम देख लीजिएगा, यानी धीरे धीरे जो लोग पीते रहते हैं उनमें क्या क्या कंडीशन डेवलप होती है, ये सारे फीचर्स हैं। डिलीरियम ट्रेमेंस, यानी क्या हो जाता है, वो डिलीरियम वाले फीचर्स, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, अल्कोहलिक हेलुसिनेशन, वो अपने हेलुसिनेशन में रहता है, उसे कुछ नहीं पता ना। एक चीज है क्या, कोरसकॉफ साइकोसिस। साइकोसिस डेवलप होती है। साइकोसिस में दो चीजें, एक ये एक कोरसाकॉफ था और एक था वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। ये ये एक चीज और थी, एक चीज और थी जहां पे हमने इसको पढ़ा था। विटामिन नहीं पड़ी थी सर। हाँ, थायमीन, थायमीन की डिफिशियंसी में है ना, वहां पे भी ये चीज डेवलप हो जाती है। यूजुअली क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो थायमीन के मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर कर देता है, तो उसकी वजह से जो है ये फीचर्स डेवलप होते हैं। इंसेफेलोपैथी के फीचर्स हैं। फर्दर आगे बढ़िए तो एक चीज ये है, मार्सिया फावा बिगनामी सिंड्रोम इसको कहते हैं। क्या, मार्सिया फावा बिगनामी सिंड्रोम। अभी सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा देख लूं क्या चीज है, तो इसको देखते हैं ना। हाँ, ये जिसमें क्या होता है, डिसओरिएंटेशन, एपिलेप्सी, अटैक्सिया, डिसआर्थरिया और हेलुसिनेशन, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ जो है स्पास्टिक लिम्ब पैरालिसिस डेवलप हो जाती है इस सिंड्रोम में। यूजुअली क्या है, ये रेयर डिसऑर्डर है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म में ये पाया जाता है। इसके अलावा अल्कोहलिक पैरोनिया ना, या यूं कह लीजिए कि पेशेंट जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी सारी चीजें वो भूल जाता है। अल्कोहलिक सीजर्स या रम फिट्स जिसको हम कहते हैं, वो भी डेवलप होने लगता है। और इसका एंटाब्यूज क्या है, एक चीज और पूछोगी ना, एंटाब्यूज यानी अल्कोहल को छुड़ाने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, या उसके नशा को कम करने के लिए, डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम, ठीक है। डाइसल्फिराम हम इसको यूज करते हैं, इसका एज एन एंटाब्यूज। और दो चीजें, ये केस क्वेश्चनायर एंड विडमार्क फार्मूला, ये दोनों के दोनों ही किसमें यूज किए जाते हैं, अल्कोहल पॉइजनिंग में। किस लिए, केस क्वेश्चनायर जो है या विडमार्क, विडमार्क फार्मूला बेसिकली ये देखते हैं कि ब्लड में कितना है अल्कोहल, और केज क्वेश्चनर ये देखते हैं कि पर्सन ने शराब पी है या नहीं पी है। तो दोनों चीजें किसके लिए यूज की जाती है, अल्कोहल से रिलेटेड है, अल्कोहल इंटेक से रिलेटेड है ना। तो ये चीजें हो गई, तो बस इसको यहीं पे अब रोक देते हैं ना। हाँ, अल्कोहल पूरा कंप्लीट हो गया।